मेरी स्टूडेंट 16 साल की कमसिन खूबसूरत लड़की थी। एक बार उसके पापा शहर से बाहर गए तो उसे मेरे पास छोड़ गए। किसी कारणवश उसके पापा रात तक नहीं आ पाए और मजबूरन उस कमसिन लड़की को मेरे घर पर ही रुकना पड़ा। रात को वो बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे कंबल में घुस गई। मेरे जज्बातों में आग सी लगी थी जब मेरा हाथ उसके नरम नरम वजूद पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पिता बचपन में ही चल बसे थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा किया था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैंने ये बात अपने प्रोफेसर श्रीवास्तव जी से शेयर की तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 3 बजे फ्री हो जाता और फिर 4 बजे से सबके घर जाकर उनको एक एक घंटा ट्यूशन पढ़ाया करता। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इसी वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे प्रोफेसर मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो खुद एक टीचर थे, तो वो अपनी बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती ही नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि प्रोफेसर साहब काफ़ी अमीर हैं। वो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छी फीस दे सकते थे। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया था। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन प्रोफेसर साहब उसी रोज ही कहने लगे, बेटा तुम आज ही आ जाना। जैसे ही मुझे छुट्टी हुई तो मैं प्रोफेसर साहब के साथ ही उनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसे देखकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई है वो कोई लड़की है या अप्सरा। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन भी नहीं थी, मैं इकलौता ही था। इसी वजह से काफ़ी सम्मान से उस लड़की से बातें कर रहा था। कुछ देर में उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उससे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम रिया था। रिया बहुत ही खूबसूरत थी। रिया मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वो शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बिना बताए रिया के घर चला गया था। जब मैंने रिया को उस हुलिये में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका लीं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट डाल ली थी। इससे पहले तो उसने बहुत ही मिनी टॉप पहना हुआ था। कहने लगी, सर कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी कराई और उससे वादा किया कि तुम्हें इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी कराई है। मेरी बात पर कहने लगी, नहीं सर, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी।
اس کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو؟ وہ کہنے لگی پھر سر آپ مجھے کوئی بھی سزا دینا، مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر میں نے شرارتی انداز میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ریا کو تنگ کرنے میں کافی مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن بھگوان نے میری سن ہی لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا، لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور ریا سے کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاریاں کرائی تھی، لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی سر آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، لیکن آپ نے مجھے جو بھی کچھ پڑھایا تھا وہ میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے بایولوجی بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ کہنے لگی آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہ دیا اور میں فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالی تھی۔ ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی سندرتا کو دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دھیرے سے کہا تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ ریا بہت ہی معصوم تھی، وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو 16 سال کی ہوں۔ وہ 16 سال کی تھی اور میں 22 سال کا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں گا تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں سر، میں اپنی سزا کیوں بتاؤں گی؟ اگر ایسا کیا تو پاپا مجھ پر غصہ کریں گے، کیونکہ میں آپ کے پڑھانے کے باوجود بھی اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پائی، اس لیے میں وہ سزا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ دیکھ کر میرا دل چاہا اسے باہوں میں بھر کر چوم لوں، لیکن میرا دل یہ کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک لیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور اسے کہا کہ نہیں، میں آج تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی کی اور فیل ہو گئی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ خوش ہو گئی تھی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا تھا۔ ایک دن میں کالج میں ہی تھا جب سر میرے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے سر سے کہا کہ سر میں کلاس لے لوں، اس کے بعد آرام سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ دیجیے گا۔ اس طرح میں کلاس کے بعد پروفیسر صاحب کے پاس گیا، تب وہ بیزی تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میں اندر گیا۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے ہاں بیٹا بیٹھو، میں نے تم سے ریا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا کہ اچانک سے ان کو کیا بات کرنی ہے، لیکن پروفیسر صاحب کہنے لگے بیٹا میں چاہتا ہوں ریا تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اور زیادہ حیران ہوا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے بیٹا میں تم پر یقین کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے چاہتا ہوں میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں لکھنؤ جانا ہے، لیکن اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جاؤں، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ تم اس کو پڑھاتے ہو، اس لیے میں اسے تمہارے پاس ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہارے گھر پر تمہاری ماں ہے، وہ اس کا خیال رکھ لیں گی۔ میں نے پروفیسر صاحب کی بات سنی تو میں حیرت میں ڈوب گیا۔
कि आखिर मैं क्या फैसला करूं। लेकिन मैंने प्रोफेसर साहब को कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं कांप रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अपने दिल को, रिया को अपने ही घर में देखकर कैसे संभालूंगा। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास, मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन फिर मैंने अपनी माँ का सोचा कि वो तो घर पर मौजूद होंगी, मैं उसे अपनी माँ के पास ही सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कह दिया। फिर प्रोफेसर साहब मुझे अपने साथ अपने घर पर ले गए। प्रोफेसर साहब ने शायद रिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। रिया काफ़ी उदास थी। प्रोफेसर साहब उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना। अब ये आपको पढ़ाएंगे और इनकी मम्मी आपका ख्याल रखेंगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत शरारती हो। मुझे डर है कि कहीं टीचर को तंग करो ना और वो तुम्हें डांट ना दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तंग मत करना और वो जैसा पढ़ाएं वैसा ही पढ़ना। वो जो बात कहें उसी बात को मानना, वही करना है जो तुम्हारे टीचर कहें। रिया कहने लगी, ठीक है पापा, मैं अपने टीचर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं रिया को अपने घर लेकर चला गया था। मेरे पास कोई गाड़ी तो नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए रिया को अपने पीछे बिठाया और उसका बैग मैंने अपने आगे रख दिया था। रिया काफी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की से खुद को दूर रखूं, उतना ही मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर ले गया। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई। मैं अपनी माँ को सारी बात बताने लगा। मेरी माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं अपने माँ की रूम में गया तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया है? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे चाचा के घर में शादी है, जहाँ मुझे भी जाना है। वो शादी कानपुर में है और 3-4 दिन बाद ही आऊंगी। और अब तुम रिया को लेकर आ गए हो, तो अब वो अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था, उनको तो एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करूँगा? मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। मैं माँ से कहने लगा, आप इस समस्या का हल निकालें। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि रिया को वापस भेज दूं, क्योंकि रिया के पापा चले गए हैं। और अगर मैंने प्रोफेसर साहब को अब इनकार किया तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चली जाएं, मैं रिया को खुद ही संभाल लूंगा। वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब से यकीन करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर विश्वास था और मुझ पर यकीन करते हुए वो शादी में चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ रिया थी। वो मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ पर गई हैं? मैंने रिया से कहा, उन्हें कुछ काम था, रात तक आ जाएंगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि अम्मा काम से गई हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी। मैं रिया को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे बायोलॉजी और मैथ समझा दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। वो कहने लगी, सर कल तो छुट्टी है ना, मुझे स्कूल नहीं जाना, इसलिए बाकी का आप मुझे कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने रिया से कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ,
क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। रिया कहने लगी कि ठीक है सर। मैंने उसको रूम का रास्ता दिखाया तो वो वहां चली गई। लेकिन फिर अचानक ही उसे मेरी माँ का ख्याल आया और वो कहने लगी, सर आपकी माँ तो अभी तक नहीं आई, वो कहाँ पर है? मैंने बहाना बनाया और कह दिया कि अम्मा रात को आ जाएंगी, वो बस पास ही गई हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया था, लेकिन अंदर से भी वो परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे अब लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि रिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा खुल गया था। मेरे रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे रिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट को ऑन कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर रिया पर गई तो मैं हैरान रह गया। मेरे बिस्तर पर रिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, रिया ये क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में और अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यही भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास सोऊंगी। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही। मैंने उससे कहा, रिया तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कभी भी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो रोना शुरू कर चुकी थी। उसकी आवाज मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैं जल्दी से कहने लगा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि एक कंबल निकालकर उसे जमीन पर बिछा देता हूँ और उससे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी, मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में ये बात आई, क्यों नहीं सोचा कि अम्मा शहर से बाहर जा रही हैं, वो घर पर नहीं होंगी तो मैं कभी भी रिया को अपने पास न लाता। लेकिन अब रिया मजे से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से रिया के सोने का ढंग मुझे और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही खुली नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ढक रही थी। पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया था और बेड पर फैल कर सोई हुई थी। बार बार मेरी नजर उसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। रिया जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसे डांट कर ही रहूंगा। इसी तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे काफी डांटा था। उसे एक एक टॉपिक पर बार बार याद करने को कहता, और जब उसे याद नहीं होता
तो गुस्से में मैंने उसे एक चांटा भी मार दिया। वो अपना गाल पकड़े हुए मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने ये जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब फिर से न आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में भरकर मैं कोई गलत कदम उठा बैठूं। रिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद रिया ने अपने पापा को बता दिया। लेकिन प्रोफेसर साहब ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगे कि मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है। वो कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर कर देगी। मैंने प्रोफेसर साहब से कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ रिया अभी छोटी बच्ची है, नादान है, उसे समझ नहीं है, इसलिए मैंने भी उसे इजाजत दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब रिया तुमसे नहीं पढ़ेगी। उसके लिए कोई लड़की का इंतजाम करूंगा जो उसे पढ़ाएगी और तभी वो उससे डर कर पढ़ेगी। इस तरह वो मुझसे नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे रिया को भूल गया था। लेकिन दिल के किसी एक कोने में वो अभी बसी हुई थी। जब मैंने उसको थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक टीस उठती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से रिया की आंखों में आंसू आए। लेकिन उस समय रिया को थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था। नहीं तो वो उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी बहक सकती थी। और मैं भी उस समय उम्र के नाजुक हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र बहक जाने वाली थी। अगर उस समय मैं कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नजर उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन रिया को सही रास्ता दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 5 साल का समय गुजर गया था। जब एक दिन मुझे पता चला कि अब वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी पहुंच गई है तो मैं बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं एमएससी कर रहा था। मुझे 5 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर रिया पर पड़ी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। वो छोटी और शरारती नहीं रही थी, बल्कि बहुत बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग चुकी थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ था। मैंने एक नज़र उसे देखा। शायद वो भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि वो मेरे पास नहीं आई। कितने दिन तो ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई रिया के लिए मोहब्बत फिर से मचलने लगी थी। मैं अब रिया को रोज ही देखता था। उसके पास वही 3-4 लड़के होते जो उसके दोस्त बन गए थे और ये चीज मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मजबूरन एक दिन मैं रिया के पास चला गया। उससे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से में आ गया और उसके हाथ को दबोचकर एकांत में ले गया। कहने लगी, ये क्या हरकत है? मैंने उससे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। रिया कहने लगी, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं कहने लगा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्या तुम इसका बदला इस तरह से लोगी? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब मुझसे ऐसी बात करोगी? कहने लगी, हाँ, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि आखिर मैं उससे किस तरह से माफी मांगूं। फिर एक रोज मैंने उससे माफी मांग ही ली। मैंने उससे कहा कि उस समय मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के जिस नाजुक हिस्से में थे, वो उम्र बहुत ही नाजुक होती है। जरा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती।
इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोएं। मैं तुम्हें इसलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक मर्द था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, और सच तो ये है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था, तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी बात सुनकर वो खामोश रही, कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की चमक से मुझे पता चल रहा था कि मेरी बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से चली गई और मैं भी वापस आ गया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद उसे गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफी मांगने आएगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। रिया तो मेरे पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज किसी ने मुझे आवाज लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो रिया थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। मुझे आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत ही नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे इस तरह तेज शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। तब से मैंने ही फैसला कर लिया कि मैं अपने पापा को बता दूंगी और मैं तुमसे अब कभी ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। और मैंने कहाँ सोचा था, अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रखवा लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर रिया के पापा के पास भेज दिया था। प्रोफेसर साहब को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए वो राजी हो गए थे। और 1 महीने बाद रिया दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं उसके सामने बैठा उसको निहार रहा था, और वो शर्म से अपने आप में सिमटी जा रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, रिया, अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। ये कहकर मैंने रिया का हाथ चूम लिया था और वो भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इस कहानी को कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।